आज हम इलास्टिक क्लूयंस इन टू डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लूयंस जिन्हें हम टकराव कहते हैं, जैसे दो बॉल्स का आपस में टकराना एक स्नूकर के टेबल पर। तो क्लूयंस इन टू डायमेंशन से क्या मुराद है, इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक एनिमेशन से। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास एक ये बॉल 1 है जबकि ये बॉल 2 है। तो पीछे से आने वाली बॉल अगर तेज होगी आगे जाने वाली बॉल से, तो आपके पास क्या होगा कि दोनों बॉल्स आपस में टकराएंगी और टकराने से होगा ये कि ये आगे जाने के साथ साथ ऊपर या नीचे जा रही होंगी। तो ये जो आपके पास क्लूयंस होते हैं जिसमें दो बॉल्स आपके पास टकराने के बाद या टकराने से पहले ऊपर भी जाना शुरू कर दें और साथ साथ आगे भी बढ़ रही हों एक टेबल के ऊपर, तो हम इस तरह के जो क्लूयंस होते हैं इनको हम क्लूयंस इन टू डायमेंशंस कहते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि इलास्टिक क्लूजन्स इन टू डायमेंशन से क्या मुराद है, तो इलास्टिक क्लूजन इन टू डायमेंशन से मुराद ये है कि आपके पास दोज क्लूजन्स इन विच मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड इन टू डायमेंशन, यानी कि ऐसे क्लूजन्स जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व रह रहे हो टू डायमेंशन के अंदर, तो ऐसे क्लूजन्स को हम कहते हैं इलास्टिक क्लूजन्स इन टू डायमेंशन। जबकि यहाँ पर मोमेंटम के कंजर्व रहने से क्या मुराद है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से यहाँ पर मुराद ये है कि जितना आपके पास टकराव से पहले दो चीज़ों का मोमेंटम है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होना चाहिए टकराने के बाद का जो फाइनल मोमेंटम है। जबकि मोमेंटम हम किसे कहते हैं, ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन है या मैस इन मोशन को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी का जो कंजर्व रहना है टू डायमेंशन के अंदर, इसकी वजह से आपके पास ये क्लूयंस क्या कहलाते हैं, आपके पास इलास्टिक क्लूयंस कहलाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब ये है कि जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है एक सिस्टम की, उतनी ही टकराने के बाद की होनी चाहिए, जो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये हमारे पास एनर्जी होती है एक बॉडी की, यानी कि किसी एक चीज़ की इस वजह से एनर्जी जो कि उसकी मोशन की वजह से हो, उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अभी जो इलास्टिक क्लूयंस इन टू डायमेंशन मैंने आपको बताए हैं, अब इसी की हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो ये वन डायमेंशन एक्स एक्सिस और वाई जो है वो टू डायमेंशन। तो अब आपके पास यहाँ पर क्लूजन्स इन टू डायमेंशन में आपके पास जरूरी नहीं कि दोनों बॉल्स ही क्या कर रही हो, मूव कर रही हो। जैसे कि इस एनिमेशन में ये बॉल रुकी हुई है, लेकिन पीछे से जो बॉल आके टकराती है तो वो आगे भी बढ़ रही है और साथ साथ नीचे भी जा रही है। इसी तरह जो पहली बॉल रुकी हुई थी वो अब इस तरफ जा रही थी ना, जो कि आगे भी बढ़ रही है और ऊपर की जाने भी जा रही है। तो ये आपके पास इलास्टिक क्लूजन इन टू डायमेंशन हो गया। और ये जो एनिमेशन थी ये मैंने www.animationphysics.unsw.edu.au की वेबसाइट से ली थी। तो अब हम इलास्टिक क्लूजन्स इन टू डायमेंशन का एक जनरल केस लेते हैं, जो मैंने आपको एनिमेशन में भी दिखाया था। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर मैंने एक सिनेरियो लिया है जिसमें हमारे पास एक ये बॉल है जबकि ये दूसरी बॉल है। तो इस पर्पल बॉल को हम नाम दे देते हैं ए का, जबकि आपके पास जो येलो बॉल है ये आपके पास बी बॉल है। अब आपके पास ये जो बॉल है, बॉल ए, ये आती है पीछे से, इस वाली बॉल को टकराती है और टकराने के बाद जो आपके पास जो बॉल ए थी वो आपके पास आगे भी बढ़ रही है और ऊपर की जाने भी जा रही है, तो वो असल में इस तरफ निकल जाती है। तो आपके पास ये फिर बॉल ए है और आपके पास ये जो लाल बॉल थी, ये असल जो येलो बॉल थी, ये भी आगे की जाने बढ़ रही होगी, साथ साथ नीचे आ रही होगी। तो ये क्लूजन इन टू डायमेंशन होगा। तो ये बॉल आपके पास इस तरफ आ जाएगी। तो इसको भी चले मैं बी का वही नाम दे देता हूं। अब मैंने चले आपके लिए रंग भी बॉलों के क्या कर दिए हैं, अब सेम कर दिए हैं। अब सबसे पहले बात करें तो आपके पास ये जो बॉल है, इस बॉल का जो कि ए बॉल है, इसका एक अपना मैस होगा जिसको हम कह रहे हैं मैस ऑफ बॉल ए, और वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल m1 के साथ। इसी तरह ये बॉल शुरू में दाएं जानिब एक खास रफ्तार के साथ जा रही है, तो इसमें जो शुरू की वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, और वो जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल u1 के साथ। फिर हमारे पास ये एक सेकंड बॉल है और इस सेकंड बॉल का जो मैस है उसको हम कह रहे हैं कि मैस ऑफ बॉल बी वो इक्वल टू है m2 के। जबकि आपके पास जिस इनिशियल रफ्तार के साथ हमारे पास सेकंड बॉल जा रहा है जिसको हम u2 कह रहे हैं, वो आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल b इज इक्वल टू u2। तो यानी कि ये हमारे पास तमाम रिप्रेजेंटेशंस आ गई इसके लिए, जबकि ये सारी रिप्रेजेंटेशंस किसके लिए हैं, ये इनिशियल है यानी कि बिफोर क्लूजन का सेटअप है। फिर ये दोनों बॉल्स आपस में टकराती हैं, टकराने से ये बॉल ए जो है वो आपके पास इस तरफ जाती है। तो वो ये जो एक्स एक्सिस है हमारे पास, जिसको चले मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, और इस पॉइंट से एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारा क्या है, आपके पास एक वाई एक्सिस है जो कि मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ।
तो ये पहली बॉल जब दूसरी बॉल को टकराती है तो ये आपके पास इस तरफ जाती है, जिसमें इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, शुरू की डायरेक्शन के लिहाज से तब्दील होती है। तो ये इस एक्स एक्सिस के लिहाज से एक एंगल बनाती है और उस एंगल को हम कह रहे हैं यहाँ पर θ1। जबकि θ1 क्या है, ये हमारे पास वो एंगल है जो कि बॉल ए बना रही है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जबकि इसी तरह हमारे पास ये जो सेकंड बॉल यानी कि बॉल बी है, वो भी आपके पास इस तरफ आती है, जिसमें वो आगे भी बढ़ रही है और नीचे की जानिब भी जा रही है। तो आपके पास ये भी क्या करती है कि एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है। उस एंगल को हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर θ2 का। और ये क्या है आपके पास, एंगल बॉल बी मेक्स विद एक्स एक्सिस, और ये टकराने के बाद का है। तो यहाँ पे जो मैंने बॉल 1 लिखा हुआ था, इसको मैं बॉल ए कर देता हूँ ताकि हम जो रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं वो सेम ही रहे। अब आपके पास जब पहली बॉल दूसरी बॉल के साथ टकराती है तो टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं कि वो v1 होगी है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल ए आफ्टर कोलिजन क्या होगी हमारे पास, v1, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए। और यहाँ पे वो वेलोसिटी को हम यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं। ये जो एरो है ये असल में उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बता रहा है। इसी तरह आपके पास जो सेकेंड बॉल है हमारे पास, जैसे कि ये भी टकराने के बाद जिस वेलोसिटी के साथ जा रही है वो वेलोसिटी आपके पास u2 से चेंज होकर क्या होगी है, v2। तो इसको हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 आफ्टर कोलिजन, जिसको हमने v2 से लिखा है और आपके पास उसका एरो इस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ v2। अब चूंकि आपके पास ये जो कोलिजन है ये आपके पास इलास्टिक कोलिजन है इन 2 डायमेंशन, तो इस कोलिजन में किसी किस्म का काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर इलास्टिक कोलिजन देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी लॉस। और काइनेटिक एनर्जी लॉस होने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके पास जो जितनी शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही बाद में रहेगी। अगर ऐसा ना होता तो फिर आपके पास कोलिजन के दौरान आपके पास क्या होता कि आवाज़ पैदा होती, तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी साउंड की एनर्जी में तब्दील हो जाती, फिर कोलिजन से हीट भी जनरेट हो सकती है दो बॉल्स में फ्रिक्शन की वजह से। तो इस वजह से आपके पास वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो अगर किसी और फॉर्म में तब्दील होगी, साउंड या हीट की फॉर्म में, तो फिर आपके पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा और आपके पास वो कोलिजन इलास्टिक नहीं रहेगा। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ये कोलिजन्स ऐसे हैं जो कि साइलेंट हैं और किसी किस्म की इसमें कोई हीट जनरेट नहीं हो रही। तो आपके पास असल में ये जितने भी कोलिजन्स अभी हम लेके चल रहे हैं ये आइडियल कोलिजन्स हैं। सो इसी बात को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो इलास्टिक कोलिजन्स आर आइडियल कोलिजन्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आपके लिए। तो अब चूंकि ये कोलिजन 2 डायमेंशन में है तो आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन्स में मोमेंटम भी क्या रहता है, वो कंजर्व रहता है। तो 2 डायमेंशन के अंदर मोमेंटम फिर दोनों डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। तो इसी बात को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि फॉर इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। यानी कि एक्स डायरेक्शन के अंदर भी जो आपके पास इनिशियल मोमेंटम है वो बराबर होना चाहिए फाइनल मोमेंटम के। तो उस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं पी आई एक्स। पी आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम किस डायरेक्शन में, एक्स में, वो आपके पास बराबर होना चाहिए यहाँ पर फाइनल मोमेंटम जो कि पी एफ और एक्स डायरेक्शन में। ये भी चीज़, और जो दूसरी चीज़ होल्ड करनी चाहिए जो कि लाजमी है वो ये है कि आपके पास पी आई इनिशियल और आपके पास y, और उसके बाद पी एफ वाई यानी कि फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन के। तो तब ही हम कह पाएंगे कि जो इलास्टिक कोलिजन हुआ है 2 डायमेंशन में, या जो कोलिजन हुआ है वो इलास्टिक है 2 डायमेंशन में, इसके साथ साथ जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या रहेगी, कंजर्व। अब चूंकि आपके पास एक्स डायरेक्शन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है वाई डायरेक्शन में, यानी कि ये जो बॉल है ये जो आगे बढ़ रही है इसकी मोशन से वाई डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब ये बॉल ऊपर या नीचे जा रही है तो उससे एक्स की डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से आपके पास दोनों डायरेक्शंस में आपके पास जो मोमेंटम है वो फिर कंजर्व रहना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इलास्टिक कोलिजन्स होने के लिए हमने 2 अजम्पशंस जहाँ पर अभी ली हैं। वो अजम्पशन उसमें से एक आपके पास ये होगी कि आपके पास बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रही। तो ऐसे सिस्टम्स को हम कहते होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो फिर हमारा जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है, और आइसोलेटेड सिस्टम की क्या मतलब होता है कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास यहाँ पर एक एरो का मैं निशान डाल रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्स है यानी कि जो बाहर से फोर्सेस लग सकती हैं जिससे उनके पाथ या मोशन क्या हो सकती है, तब्दील हो सकती है, वो आपके पास फोर्सेस नहीं लग रही। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे कोलिजन के लिए वो ये है कि हमने ये ज्यूम करना है कि जो बॉल ए है वो मूव कर रही है फास्टर देन बॉल बी, तभी तो आपके पास क्या होगा, कोलिजन होगा। अदरवाइज कोलिजन पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर ये बॉल ज़्यादा तेज़ मूव कर रही होगी इससे तो कभी भी ये बॉल आपस में टकराएंगी ही नहीं।
तो टकराने के लिए ज़रूरी है कि जो पीछे से आने वाली चीज़ है या बॉल है उसकी रफ्तार आगे जाने वाली चीज़ से ज़्यादा हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि हमारे पास ये इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम दोनों डायरेक्शन में इसके अंदर कंजर्व रहेगा टू डायमेंशन में। तो अब आपके पास सबसे पहले फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि आपके पास जो मोमेंटम होता है एक ऑब्जेक्ट का, जो कि मैंने बताया कि क्वांटिटी ऑफ मोशन या मास इन मोशन को कहते हैं हम, तो वो मोमेंटम हमारे पास बराबर होता है उस ऑब्जेक्ट का पी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोमेंटम, और वो किसके बराबर होता है आपके पास उस ऑब्जेक्ट का मास टाइम्स वेलोसिटी। तो अब हमने क्या करना है कि हमने एक्सट्रैक्शन के लिए अलहदा से मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखनी है और वाई डायरेक्शन के लिए अलहदा से। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्सट्रैक्शन, तो उसके लिए आपके पास क्या है कि जो इनिशियल मोमेंटम इन एक्सट्रैक्शन है वो बराबर होना चाहिए आपके पास फाइनल मोमेंटम इन एक्सट्रैक्शन। तो हम जो हमारा सिस्टम है उसका जो इनिशियल मोमेंटम है एक्सट्रैक्शन में वो कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास शुरू में ये जो दोनों बॉल्स हैं ये दाएं जाने भी मूव करें यानी कि एक्सट्रैक्शन में ही मूव कर रही हैं, तो आपके पास पहली बॉल का मोमेंटम प्लस हमारे पास जो सेकंड बॉल है उसका मोमेंटम आ जाएगा। तो वो मोमेंटम हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम आएगा आपके पास यहाँ पर जिसको मैं लिख रहा हूँ वो उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे लिखी जाएगी। पहला जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसका जो मोमेंटम है वो क्या होगा m1 जो कि उसका मास है, और u1 वो वेलोसिटी जिसके साथ वो मूव कर रहा है, प्लस आपके पास यहाँ पर जो सेकंड बॉल है हमारे पास उसका मास जो कि m2 है और जो उसकी वेलोसिटी है इनिशियल वो u2 है। तो ये आपके पास एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम है। फिर उसके बाद हम इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे। अब आपके पास जो फाइनल मोमेंटम इन एक्सट्रैक्शन होगा वो तो टकराने के बाद है। तो टकराने के बाद हमारे पास एक बॉल इस तरफ गई थी और एक बॉल इस तरफ गई थी। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे कि आपके पास जो है ना मोमेंटम को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन वाला जो कंपोनेंट है हम उसको लेंगे पहली बॉल के लिए भी और दूसरी बॉल के लिए भी। तो वो कैसे लिया जाएगा वो आप यूँ समझिए, आपके पास ये एक्सट्रैक्शन है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ की समझाने के लिए, और आपके पास ये जो है असल में वाई डायरेक्शन जो कि मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आपके पास जो बॉल है टकराने के बाद वो इस तरफ गई थी जो कि मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पर वो जो पहली बॉल ने एंगल बनाया था वो हमारे पास क्या बनाया था, वो θ1 बनाया था। तो अब इस पहले बॉल की जो वेलोसिटी है वो आपके पास v1 है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो अब आपके पास v1 अगर ये वेलोसिटी है तो ये जो v1 आपके पास वेलोसिटी है ये असल में आपके पास ये वाली वेलोसिटी हमें हासिल होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जब वेलोसिटी के आप वर्टिकल कंपोनेंट में ऐड करेंगे तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या करें, एक वर्टिकल लाइन ट्रेस करें जैसे कि मैं कर रहा हूँ सिर्फ डॉटेड लाइन समझाने के तौर पे। तो आपके पास इसका मतलब है कि जो एक्सट्रैक्शन में इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो आपके पास इतनी है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसको आप v1x कह सकते हैं। चलें कि ये जो v1x है, जबकि जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो आपके पास क्या होगी, वो असल में v1y होगी। तो मैं यहाँ पे वेक्टर्स भी ड्रॉ कर लेता हूँ आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में जब आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी ऐड होगा तो हमारे पास टोटल वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा जो कि हेड टू टेल रूल से हुआ है। तो हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि पहले वेक्टर के हेड पर आपने क्या करना है, दूसरे की टेल रखनी है। तो रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास, पहले की टेल से रिजल्टेंट का टेल ज्वाइन करें और दूसरे के हेड से रिजल्टेंट का हेड ज्वाइन करें। तो अब आपके पास ये जो v1x है हमारे पास यहाँ पर, और ये आपके पास होगा v1y। तो ये जो v1x है आपके पास, अब आपको ये पता है कि आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे जो कि क्या होता है आपके पास जो cos थीटा होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो जो cos थीटा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, बेस क्या है यहाँ पर, वो आपके पास v1x है जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ v1x आ गई, और हाइपोटेन्यूज के आपके पास वो v1 है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जो v1x है यानी कि आपके पास जिसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वो किसके इक्वल आ जाएगी, v1 cos थीटा के। तो मैं यहाँ पे आपके पास एक्स डायरेक्शन में जो पहली बॉल का मोमेंटम होगा फाइनल वो आपके पास क्या आ जाएगा, उस बॉल का मास और उसकी एक्सट्रैक्शन में जो वेलोसिटी है, और एक्सट्रैक्शन में जो पहली बॉल की फाइनल वेलोसिटी है वो आपके पास क्या है, v1 cos थीटा जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी। इसी तरह अब आपके पास यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। तो सेम यही स्टेप्स आप रिपीट करेंगे आपके पास ये जो सेकंड बॉल है आपकी इसके लिए। तो इसमें भी आपके पास क्या होगा कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी सेकंड बॉल की एक्सट्रैक्शन में वो किस तरह से हासिल होगी कि आप इधर से एक क्या कीजिए कि ट्रेस कीजिए एक वेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाने के तौर पे यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एक्सट्रैक्शन में इसका वेक्टर क्या होगा, वो ये वाला होगा जो कि मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि वो यहाँ तक, और वाई डायरेक्शन में ये वेक्टर क्या होगा, ये आपके पास डाउन वर्ड डायरेक्शन में जो कि मैंने यहाँ पर। तो ये आपके पास ट्राइंगल की जो शेप है वो इस सिनेरियो में इस तरह की बन जाएगी जिसमें आपके पास ये जो है आपके पास इधर आ गया ये,
फिर आपके पास फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल वेलोसिटी का वेक्टर है और हेड टू टेल रूल से हमने ऐड करना था, तो आपके पास ये बनेगा यहाँ पर। अब आपके पास यहाँ पर जो चीज़ है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा 2 है, तो अभी आपके पास थीटा 2 है, जबकि ये जो होगा ये आपके पास अगर ये v2 है ना, यानी कि फाइनल वेलोसिटी है पहली बॉल सेकंड बॉल की कोलिजन के बाद, और उसके बाद तो ये वाली जो साइड है फिर हमारे पास एंगल वाली ये क्या होगी, ये असल में कहलाएगी v2x, और ये कहलाएगी आपके पास माइनस v2y, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज होती है उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज होंगी उनको हम नेगेटिव लेंगे, तो यही चीज़ हमें काम भी आएगी आगे। तो अब आपके पास लेकिन ये जो वेलोसिटी एक्स सेक्शन में ये तो राइट साइड पे, तो राइट साइड की वेलोसिटी हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट की नेगेटिव। तो अब इसके लिए भी आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, तो जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास इस ट्राइंगल की क्या है, वो v2x है, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी कि एक्स सेक्शन में जो वेलोसिटी है सेकंड बॉल की फाइनल, डिवाइडेड बाय आ जाएगा जो हाइपोटेन्यूज है v2। तो जो v2 आपके पास इसकी वैल्यू है v2x की, वो आ जाएगी आपके पास v2 cos थीटा। तो मैं लिख लेता हूँ, तो ये जो v2x है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फिर आपके पास ये आ जाएगी v2 cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है। अब आपके पास ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर सेकंड बॉल का जो फाइनल मोमेंटम है एक्स सेक्शन में वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा प्लस, और साथ आ जाएगा m v2, और साथ आ जाएगा cos ऑफ थीटा जो कि एंगल है। जबकि यहाँ पे आपने एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जो हमारा सिनेरियो था उसमें पहली बॉल के लिए वो एंगल थीटा 1 था, तो मैं यहाँ पे थीटा 1 रखूंगा, और सेकंड बॉल के लिए एंगल थीटा 2 था, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा थीटा 2। तो ये हमने आपके पास जो मोमेंटम कंजर्वेशन है एक्स डायरेक्शन में उसको देख लिया है फॉर इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। जो बाकी इसकी मोमेंटम कंजर्वेशन है 2 डायमेंशन में सॉरी वाई डायरेक्शन में, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी की जो कंजर्वेशन है उसको भी हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आज हमने इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस के बारे में पढ़ा।